हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल संख्या में आपका स्वागत है। मैक्सिमा मिनिमा विदाउट कैलकुलस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेट क्या होती है वो समझेंगे विद सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। उसके बाद हम समझेंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, अगेन विद सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। इस लेक्चर में हमें कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ने वाली है। मैं शुरू में ही उनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो पहला सिंबल है ये उल्टा ए। जहां पे भी ये सिंबल आपको दिखाई दे उसका मतलब होगा दिस स्टैंड्स फॉर ऑल। उस सिंबल का मतलब होगा फॉर ऑल। एक और चीज मैं बार बार यूज करने वाला हूं, दिस आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब होता है दिस स्टैंड्स फॉर इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ का एक्चुअल मतलब अगर किसी को समझना है तो उन्हें मैथमेटिकल रीजनिंग की लेक्चर सीरीज देखनी पड़ेगी। तीसरा सिंबल हम यूज करने वाले हैं जिसका मतलब होता है और, जो थोड़ा वी जैसा दिखाई देता है लेकिन ये वी नहीं है। तो ये जो सिंबल है दिस स्टैंड्स फॉर और। तो ये तीन सिंबल इस लेक्चर में बार बार यूज होंगे, इसलिए मैंने ये शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिए। तो इससे पहले कि हम एक्चुअल में डेफिनेशंस पे जाएं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इसमें मैंने अक्सर बच्चों को बहुत गलतियां करते हुए देखा है। तो चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 1 इज लेस और इक्वल टू 1, 1 इज लेस और इक्वल टू 2। तो अपना आंसर लिख लीजिए। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर आप मैच कर लीजिएगा। तो ए इज ट्रू, बी इज ऑल्सो ट्रू। काफी लोग सरप्राइज हो गए होंगे, तो चलिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू क्यों हैं। तो ए से शुरू करते हैं। 1 लेस और इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 1 लेस देन 1, और जो सिंबल मैंने बताया था अभी, ये और सिम का सिंबल है। 1 इक्वल्स टू 1। और जो लोग थोड़ी भी मैथमेटिकल रीजनिंग जानते हैं वो जानते हैं कि एक और स्टेटमेंट ट्रू होता है अगर दो स्टेटमेंट में से एक भी ट्रू हो जाता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि 1 इक्वल टू 1 ट्रू है। सिमिलरली बी एग्जाम्पल देखते हैं। तो बी एग्जाम्पल में है 1 लेस और इक्वल टू 2। इसका मतलब है 1 लेस देन 2 और 1 इक्वल टू 2। इस बार ये तो फॉल्स है, लेकिन इस बार ये वाला ट्रू है। फिर से इन दोनों स्टेटमेंट में से कम एक ट्रू हो गया, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो उम्मीद है कि आगे से आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे और आगे से गलती नहीं करोगे। इससे पहले कि मैं डेफिनेशन दूं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा अगेन। सो क्वेश्चन है, ये दो सेट लिख रहा हूं, इनका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखनी है। इन दोनों सेट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और फिर हम डेफिनेशंस करेंगे। डेफिनेशंस के बाद आप खुद चेक करिएगा कि आपके आंसर्स गलत हैं या सही हैं। तो पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए सेट। m एक नंबर है। ये नंबर इज सेट टू बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेट ए। m को a की मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जिनमें से फर्स्ट कंडीशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी कि
ए का हर एक मेंबर एक्स मस्ट बी लेस और इक्वल टू एम, यानी कि ए का हर एक मेंबर एम से छोटा होना चाहिए। और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एम इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, एक और कंडीशन चाहिए। एम जो है सिर्फ ए के हरे मेंबर से बड़ा ही नहीं होना चाहिए, एम ए के अंदर भी होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जब दोनों की दोनों सेटिस्फाई होती हैं तभी हम बोलते हैं कि एम ए का मैक्सिमम वैल्यू है। तो सबसे पहला एग्जांपल है 1,2 ओपन इंटरवल। अब देखिए इस एग्जांपल के लिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। कोई भी मेंबर 1,2 का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1,2 एक्स इज क्लियरली लेस और इक्वल टू 2, है ना। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हर एक एक्स इस सेट का कोई भी मेंबर लूं वो 2 से छोटा है। जिन्होंने थोड़ी भी सेट थ्योरी पढ़ी हुई है उनको पता है कि 2 इस सेट के अंदर नहीं है। तो 2 से छोटे सारे नंबर लेकिन इस सेट के अंदर हैं। तो यानी कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है जो ए कंडीशन है, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो सेकंड कंडीशन है वो इसमें सेटिस्फाइड नहीं है। वाई? बिकॉज 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1,2। सो 2 इज एन अपर बाउंड। अपर बाउंड को मैं यू भी लिख रहा हूं, ठीक, बट नॉट मैक्सिमम। अब 2 मैक्सिमम अगर इस सेट की नहीं है तो फिर इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कुछ लोगों को लग सकता है कि 2 से छोटा सबसे बड़ा रियल नंबर, लेकिन ऐसा कोई नंबर होता है क्या? कुछ लोगों को लगता है कि 1.9 बार, लेकिन 1.9 बार तो 2 ही होता है, तो इसको तो नहीं ले सकते क्योंकि ये अगेन डज नॉट बिलोंग्स टू 1,2 है। लेकिन अगर 1.9 बार अगर नहीं है तो 1.999 को अगर मैं लेट्स से बिलियन टाइम्स ले लूं तो इससे बड़ा एक एक्स्ट्रा बार 9 लिख के हम बना सकते हैं। तो दो जो नंबर अगर मैं बना दूं 99 और 9, इस बार 1 बिलियन 1 टाइम्स 9 हो गए क्योंकि एक 9 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, तो ये बड़ा हो गया इससे। सेट ए की मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसका जो सबसे छोटा अपर बाउंड है 2 वो इस सेट के अंदर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। तो चलिए एग्जाम्पल 2 पे मूव करते हैं। इस बार मैंने क्लोज इंटरवल 1,2 लिया है। तो क्लोज इंटरवल 1,2 में और ओपन इंटरवल 1,2 में डिफरेंस क्या है? यही है कि इस बार 2 जो है सेट के अंदर आ गया। सो बी केस में जो 2 है वो अपर बाउंड होने के साथ साथ वो सेट के अंदर भी है, और 2 इज अपर बाउंड तो है ही अभी भी क्योंकि इस सेट का भी हर एक मेंबर या तो 2 के इक्वल है या 2 से छोटा है, यानी कि एक्स लेस और इक्वल टू 2 इस बार भी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1,2 एक्स इज लेस और इक्वल टू 2। तो बिकॉज ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये अपर बाउंड हो गया और ये इसके सेट के अंदर भी आ गया। सो इस सेट की 2 इज मैक्सिमम वैल्यू, 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ऑब्वियसली इन्फिनिटी को तो इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल ही आएगा। अब इस सी में क्या हम ऐसा कोई नंबर दे सकते हैं जो इसके सारे नंबर से बड़ा हो? तो सी के साथ क्या प्रॉब्लम है? सी के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम नहीं बता सकते ऐसा कोई नंबर जो इसके सारे के सारे नंबर से बड़ा हो। सो देयर इज नो नंबर विच इज ग्रेटर देन every member of 0 to infinity, यानी कि इसका अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो यानी कि अपर बाउंड ही नहीं है। क्लियर है सभी को? तो बिकॉज अपर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए पहले उसको अपर बाउंड होना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नेचुरल नंबर्स का। क्लियरली नेचुरल नंबर्स का भी कोई अपर बाउंड नहीं है।
क्योंकि ऐसा नेचुरल नंबर या रियल नंबर नहीं दिया जा सकता जो सारे के सारे नेचुरल नंबर से बड़ा हो। इसलिए नेचुरल नंबर्स में भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो यानी कि डी केस में भी अगर मैं देखूं तो नेचुरल नंबर्स के साथ भी क्या है, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेट पे। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेट के लिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज कर दीजिए और मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सेट दिखाता हूं। आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेट को वर्ड बाय वर्ड देखिए और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेट की दोनों कंडीशंस अपने आप से लिखिए। ठीक है? देखेंगे कि आपकी डेफिनेशन कितनी करेक्ट है। चलिए पॉज कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेट की डेफिनेशन लिख ली होगी। चलिए चेक करते हैं आपकी डेफिनेशन। मैं एक डेफिनेशंस को रिवील करता हूं। तो अगेन, m is said to be the minimum value of a set A if and only if, again two conditions, for all A belongs to A, यानी कि A का हर एक मेंबर A m से बड़ा होना चाहिए। यानी कि m जो है A के हर एक मेंबर से छोटा होना चाहिए या किसी मेंबर के इक्वल भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पे बोलते हैं m इज ए लोअर बाउंड ऑफ A। और दूसरी कंडीशन तो एज इट इज है कि मिनिमम होने के लिए m का सेट के अंदर होना नेसेसरी है। सिर्फ लोअर बाउंड होने से बात नहीं बनेगी। अगेन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जैसे पिछली बार हमने देखे थे। तो सबसे पहला एग्जांपल फिर से 1,2। तो बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? तो सही है, 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है। 1 इज द मिनिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि 1 इसका लोअर बाउंड है। 1 इज ऑल्सो लोअर बाउंड एंड 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट। तो 1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई क्लियरली। अब बी को देखते हैं। बी, इस बार मैंने ओपन इंटरवल 1,2 दिया है। तो अगर मैं ओपन इंटरवल 1,2 डिस्कस करूं तो इस बार 1 जो है लोअर बाउंड तो है, क्योंकि 1 जो है इस सेट के हर एक मेंबर से छोटा है, बट 1 डज नॉट बिलोंग टू 1,2। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू। और अगर 1 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, 1 लेकिन क्या है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। इससे बड़ा कोई नंबर लूंगा तो वो लोअर बाउंड ही नहीं हो गया, है ना? क्योंकि अगर मैं 1.01 लूंगा तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा, है ना? इज नॉट एल बी, वाई? बिकॉज इससे छोटा नंबर सेट के अंदर 1.0001 है और ये सेट के अंदर है, तो ये लोअर बाउंड नहीं होगा। तो किसी भी नंबर को हम इसका लोअर बाउंड नहीं बोल पाएंगे अगर वो 1 से बड़ा है। तो 1 सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल देखते हैं फिर से, सेम एग्जांपल सी। तो फिर से 0 इज लोअर बाउंड बट नॉट ए मेंबर, है ना? 0 डज नॉट बिलोंग टू 0,infinity। तो इसलिए 0 भी इस मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, और 0 से बड़ा कोई नंबर इसका लोअर बाउंड भी नहीं हो सकता। तो अगर ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड 0 है और वो इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। नेचुरल नंबर्स के बारे में क्या ख्याल है? अब नेचुरल नंबर्स का अपर बाउंड तो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन लोअर बाउंड बहुत एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे भी 0 जो है वो लोअर बाउंड है ना?
फॉर n। लेकिन 0 सबसे बड़ा लोअर बाउंड नहीं है, एक और नंबर है जो इसका लोअर बाउंड है और वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। तो 1 इज ऑल्सो लोअर बाउंड। वाई? क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, जो x है वो 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो 1 जो है लोअर बाउंड हो गया, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के हर एक मेंबर से या तो छोटा है या किसी के इक्वल है। और अच्छी बात क्या है कि 1 नेचुरल नंबर के अंदर भी आ गया, तो यानी कि 1 इज द मिनिमम वैल्यू। और ये आप वैसे भी जानते हो, है ना, ये तो मैंने डेफिनेशन आपको सेट करके दिखा दी। 1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन जो हमने डेफिनेशन शुरू करने से पहले डिस्कस किया था, एक दिया था, वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी आप खुद बता पाओगे उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। -π to π और b -π, π। तो अभी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि फर्स्ट वाले की मिनिमम एंड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और सेकंड वाले की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -π, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, π। एक्सप्लेनेशंस आपको अच्छे से पता है, ऊपर जो किया है वही सेम एक्सप्लेनेशंस है। तो अभी हमें समझ आ चुका है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेट क्या होती है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन पे। तो ठीक वैसे ही जैसे सेट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की डेफिनेशन देने से पहले एक एग्जांपल एक दिया था, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। इससे पहले कि मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन डिफाइन करूं या मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन डिफाइन करूं, आपके लिए क्वेश्चन है फिर से, एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। तो अगर f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है r से r में, जिसकी डोमेन भी r है, सच दैट fx लाई बिटवीन -1 एंड 1, और ये हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है, देन -1 एंड 1 आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx। अगेन आप अपना आंसर, जो भी आपका आंसर है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। फिर हम डेफिनेशंस कवर करेंगे, और डेफिनेशन के बाद आप खुद से बताना, चेक करना कि आपका जो आंसर है इसके लिए ट्रू या फॉल्स, वो सही था या गलत था। तो चलिए मूव करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन या मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन की रेंज की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिफाइन की जाती है। फिर से बोलता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन की रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन की रेंज की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं थोड़ा सा मैथमेटिकल नोटेशंस में। सो लेट एफ एक्स टू आर बी ए फंक्शन m is said to be the maximum value of f if and only if m is the maximum value of its range। और रेंज क्या होती है सेट थ्योरेटिक नोटेशन में, f of x। यहाँ पे x पूरी डोमेन है, ये जो x है आपकी डोमेन है। अब ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन हो गई, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखें तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। तो इन अदर वर्ड्स, m is said to be the maximum value of f if and only if m satisfies the following conditions। अब वो कंडीशंस क्या है? पहला कि जो fx है हमेशा m से छोटा होना चाहिए, यानी कि डोमेन के हर एक मेंबर x के लिए जो भी fx आएगा वो हमेशा m से छोटा होना चाहिए, यानी कि m जो है वो f के लिए अपर बाउंड होना चाहिए। क्लियर है सबको? यानी कि डोमेन के हर एक मेंबर x के लिए f ऑफ x जो है हमेशा m से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए।
उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए जो सेकंड कंडीशन है वो है कि किसी ना किसी अल्फा के लिए, सो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग टू एक्स सच दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या है, जो सेकंड कंडीशन है ये एक्चुअली बोल क्या रही है? सेकंड कंडीशन बोल रही है किसी ना किसी अल्फा के लिए जो एम है वो एफ ऑफ अल्फा के इक्वल हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एम जो है रेंज का हिस्सा होना चाहिए, और इसको यहाँ फंक्शंस में बोलते हैं एम मस्ट बी अटेनेबल। तो एम मस्ट बी अटेनेबल, एम मस्ट बी अटेनेबल, फंक्शन जो है एम तक पहुंच जाए, एक्स की किसी ना किसी वैल्यू के लिए फंक्शन एम के इक्वल हो जाए। उम्मीद करता हूँ फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू की डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगेन मैं कुछ स्टेटमेंट्स देने जा रहा हूँ, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। सो स्टेटमेंट 1, साइन एक्स इज लेस और इक्वल टू 2, ट्रू है कि फॉल्स है? अरे आप सभी को पता है कि ये ट्रू होती है, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू है हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है। अब बी, ट्रू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2 साइन एक्स की रेंज के अंदर नहीं होता। आप ऐसा नंबर नहीं दे पाएंगे मुझे कोई भी कि साइन अल्फा 2 के इक्वल हो जाए। तो साइन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2 फॉर किसी भी अल्फा के लिए, है ना? तो अल्फा चाहे कोई भी रियल नंबर, साइन की डोमेन का कोई भी मेंबर क्यों ना हो, साइन अल्फा कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि 2 इज नॉट अटेनेबल, 2 इज नॉट अटेनेबल, है ना? तो इसलिए तो 2 इज क्लियरली अपर बाउंड, है ना? 2 अपर बाउंड तो है, लेकिन 2 अटेनेबल नहीं है। चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी बोल रहा है साइन एक्स इज लेस और इक्वल टू 1। ये बात भी सही है, क्योंकि ये भी ट्रू है। तो इससे क्या पता चल रहा है? 1 इज ऑल्सो अपर बाउंड फॉर साइन एक्स। अब 1 एक के लिए साथ एक खूबसूरत बात यह है कि 1 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स साइन एक्स। वाई? बिकॉज दिस 1 इज अटेनेबल, यानी कि साइन के लिए ऐसा कोई मेंबर अल्फा मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पाई बाई 2 मिल गया, सच दैट कि साइन पाई बाई 2 1 के इक्वल हो गया। तो 1 अटेनेबल हो गया। तो यहाँ इसका मतलब है अटेनेबल, एक अल्फा मिल गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको ठीक इस डेफिनेशन को देख के, पूरी डेफिनेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस डेफिनेशन को देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, और आपको वर्ड बाय वर्ड फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की डेफिनेशन लिखनी है। और मिनिमम वैल्यू के लिए आप कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की डेफिनेशन लिखिए फटाफट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की डेफिनेशन लिख ली होगी। तो चलिए मैं आपके सामने रिवील करता हूँ डेफिनेशन, और आप चेक कीजिएगा कि आपकी डेफिनेशन सही है कि नहीं है। सो अगेन लेट एफ एक्स टू आर, जहाँ पे एक्स कोई आर का सबसेट है, बी ए फंक्शन, ये कोई फंक्शन है। एम इज सेड टू बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ m is the minimum value of its range। यहां तक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, m is said to be the minimum value of f if and only if m satisfies the again following conditions। पहली कंडीशन क्या है कि m होना चाहिए लोअर बाउंड। तो एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, यानी कि डोमेन के हर एक मेंबर x के लिए f ऑफ x m से बड़ा होना चाहिए, है ना? तो इसको कहेंगे m इज लोअर बाउंड फॉर f। और दूसरा, ये लोअर बाउंड m जो है ये रेंज के अंदर होना चाहिए। रेंज के अंदर होना चाहिए मतलब कि ऐसा कोई अल्फा मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू x सच दैट कि f ऑफ अल्फा m के इक्वल हो जाए, ताकि m रेंज के अंदर आ जाए।
और इसको फिर से वही बोलेंगे कि m जो है ये अटेनेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल्स पे फिर से सिमिलर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जल्दी से बताओ। माइनस, ये ट्रू है ना, एंड -2 इज लोअर बाउंड बट नॉट मिनिमम। दूसरा देखते हैं, -2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। ऑब्वियसली -2 अटेनेबल नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे हो सकता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। तीसरा देखते हैं, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यस, -1 इज ए लोअर बाउंड, क्योंकि x की वैल्यू चाहे मैं जो भी लूँ, साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है। थर्ड, -1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। हाँ, अब ये सच है। ये क्यों सच है, क्योंकि -1 सिर्फ लोअर बाउंड नहीं है, -1 अटेनेबल लोअर बाउंड है फंक्शन के लिए। तो अटेनेबल लोअर बाउंड क्यों अटेनेबल है, क्योंकि साइन के लिए हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो कि -π/2 हो सकते हैं, कि साइन π/2 विल बिकम इक्वल टू -1। तो इसलिए -1 क्या हो गया, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू हो गई। उम्मीद है कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल की मैं बहुत डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा, ग्राफ से ही दिखाऊंगा। आप आगे क्यों ये होता है, वो बड़ा होता है या छोटा होता है, वो आप आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो एग्जाम्पल है x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये ट्रू है। क्यों है, क्योंकि दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम हमेशा नॉन नेगेटिव ही होगा, राइट। मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स का सम पॉजिटिव होता है, तो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम नॉन नेगेटिव ही होगा, तो इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 0 जो है, 0 इज लोअर बाउंड, है ना। अब x + 1/x, सेकेंड है x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x। ये आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में जब थोड़ा AMGM वगैरह पढ़ लोगे तो आपको बहुत जल्दी से पता चल जाएगा कि ये ट्रू होता है। तो अभी मैं आपको नीचे ग्राफ दिखाऊंगा, उसमें भी आपको दिखेगा कि ये ट्रू है। अब 2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 1/x। अब 2 मिनिमम वैल्यू कब होगी, ये लोअर बाउंड तो है, ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 अटेनेबल है। तो क्या कोई x की वैल्यू आप गैस कर सकते हो जिसके लिए ये 2 के इक्वल हो जाए, है ना। तो x इक्वल टू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये 2 के इक्वल भी हो जाएगा, यानी कि इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा लैंग्वेज नोटेशनल बात है कि अटेनेबल के साथ साथ हम ये भी बोलते हैं कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू m अगर है, तो जब हम कहते हैं कि m अटेनेबल है, हम ये भी बोलते हैं कि इक्वलिटी होल्ड्स, है ना। तो f(x) इक्वल टू m बिकम्स फॉर सम x इक्वल टू अल्फा। तो हम इस लाइन को ऐसे भी बोलते हैं कि दिस इक्वलिटी, इक्वलिटी होल्ड्स, है ना, इक्वलिटी होल्ड्स एट x इक्वल टू अल्फा। ये सिर्फ लैंग्वेज की बात है, लेकिन इसका यूज करेंगे हम आगे, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अटेनेबल के साथ साथ हम ये भी बोलते हैं कि इक्वलिटी होल्ड्स एट x इक्वल टू अल्फा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो आपका साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, यहाँ पे जो इक्वलिटी है वो कहाँ होल्ड कर रही है, इक्वलिटी होल्ड्स एट s इक्वल टू -π/2 पे, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि ये जो इक्वलिटी है ये होल्ड करेगी x इक्वल टू 1 पे, यानी कि 2 इज अटेनेबल। तो यहाँ पे ये आपकी इक्वलिटी एट x इक्वल टू 1, तो क्लियरली ये इसके इक्वल भी हो जा रहा है। तो आपका ये फंक्शन की 2 क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। अब आप ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ से भी आपको दिख जाएगा। ये मैंने x + 1/x का आपको ग्राफ बना के दिया है। तो अगर मैं x + 1/x का मैंने x को ऊपर फंक्शन में पॉजिटिव लिया है, तो x की वैल्यू आपकी 0 से इन्फिनिटी है, तो हमें y एक्सिस के राइट साइड वाला पोर्शन ही देखना है, ये वाला। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो तो 0, ये y इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू है, ये y इक्वल टू 0, ये लाइन, ये फंक्शन हमेशा इसके ऊपर है, यानी कि फंक्शन की जो y की वैल्यूज़ हैं वो हमेशा 0 से ऊपर है। तो 0 लोअर बाउंड हो गया। वहीं पे 2 अगर देखो
तो 2 से भी फंक्शन की y की वैल्यूज़ हमेशा बड़ी या उसके इक्वल ही हैं, बस एक पॉइंट पे इक्वल हो जा रही है। लेकिन 2 के साथ अच्छी बात यह है कि ये x इक्वल टू 1 पे यहाँ ये इक्वल भी हो जा रहा है, x इक्वल टू 1 पे। तो बिकॉज ये x इक्वल टू 1 पे इक्वल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये 2 क्या हो गया, अटेनेबल हो गया। तो राइट साइड में, अगर हम थोड़ी देर के लिए लेफ्ट साइड को भूल जाएं, तो राइट साइड में इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 है, जो कि आपको ग्राफ से क्लियरली दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सेट, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेट क्या होती है अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बोलने के लिए अटेनेबिलिटी जरूरी होती है या इक्वलिटी का होल्ड करना जरूरी होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने अक्सर बुक्स में ये प्रॉब्लम देखी है कि वो क्या करते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से अल्फा लिखा और ये शो कर दिया, और सीधा विदाउट चेकिंग कि अल्फा अटेनेबल है या नहीं है, वो बुक्स में सीधा बोल देते हैं कि अल्फा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। और इस वजह से बहुत बार जेई लेवल की किताबों में आंसर भी गलत आता है। तो आप एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा देख के नहीं बोल सकते कि अल्फा एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है। यू कैन ओनली से कि अल्फा इज ए लोअर बाउंड फॉर एफ एक्स। अल्फा को एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होने के लिए अल्फा मस्ट बी अटेनेबल, यानी कि किसी ना किसी एक्स के लिए ये इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड डे, बाय बाय।